डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में आप सबका मैं रामफल मौर्य एडवोकेट अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 27 सीआरपीसी जो जजमेंट के बारे में है उसके सेक्शन 353 से 357 तक करेंगे और उस पर चर्चा करना अनिवार्य है। आप देखेंगे कि जजमेंट किसे कहते हैं। सेक्शन 353 के अंदर जजमेंट के बारे में क्या कहा गया है। आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक अधिकारिता के माने है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, जहाँ पर लोवेस्ट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जहाँ पर मुकदमे का विचारण होता है। तो आरंभिक अधिकारिता के क्रिमिनल कोर्ट में होने वाले ट्रायल में निर्णय पीठासीन अधिकारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर द्वारा खुले न्यायालय में विचारण के खत्म होने के बाद या किसी समय जिसकी सूचना पक्षकारों या उसके प्लीडर्स को दी जाएगी। अब जब वो सूचना दी जाएगी तो उस सूचना में मजिस्ट्रेट क्या करेगा। पहली बात वो करेगा कि पूरा फैसला देकर सुनाया जाएगा। नंबर 2, पूरा फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा। नंबर 3, ऑपरेटिव पार्ट जो निर्णय कोई दोषी या उसके वकील द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। अब 353(2) जो है वो क्या कहता है कि जो निर्णय उपधारा 1 के क्लॉज 1 के अधीन दिया जाता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर उसे आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के अंदर लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि यानी उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार हो जाएगी वैसे ही खुले न्यायालय में उसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने दस्तखत करेगा और निर्णय की तारीख डालेगा। 3 क्या कहता है, जहां निर्णय का ऑपरेटिव पार्ट उपधारा 1 के बी और सी क्लोज के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहीं पीठासीन अधिकारी द्वारा ओपन कोर्ट में उस पर तारीख डाली जाएगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके खुद के हाथ से लिखा हुआ फैसला नहीं है तो उस निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा दस्तखत किए जाएंगे। अब चौथा पॉइंट इसमें क्या है, सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जहां निर्णय उपधारा 1 खंड ग यानी ऑपरेटिव पार्ट वाली जहां पर बात आई थी, तो खंड ग के नियमानुसार सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उसके वकीलों को पेरुजल के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यदि अभियुक्त कस्टडी में है तो निर्णय सुनने हेतु उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा और यदि कस्टडी में नहीं है तो ऑर्डर के वक्त बुलाया जाएगा, सिवाय उसकी हाजिरी यदि डिस्पेंस विद है तो उसकी टाल की जा सकती है। अदरवाइज अगर हाजिरी डिस्पेंस विद नहीं है तो बुलाया जाएगा। और सेंटेंस केवल यदि फाइन की है तो भी उसको उसकी अनुपस्थिति में एक्विट किया जा सकता है, छोड़ दिया जा सकता है, फैसला सुनाया जा सकता है। और प्रोवाइडेड में क्या कहता है, जहां एक से अधिक दोषी हैं जिनको निर्णय सुनाया जाना है तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर उस मामले को निपटाने में बिना देरी के अनड्यू डिले के बिना या अनड्यू डिले से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है। अब 7वां पॉइंट इसमें क्या है कि कोई भी निर्णय जो पक्षकार या वकील अनुपस्थिति में सुनाया जाएगा, यानी पक्षकार या वकील की अनुपस्थिति में अगर कोई निर्णय सुनाया जाएगा तो इस कारण अमान्य नहीं समझा जाएगा। इट विल नॉट बी इनवैलिड ड्यू टू दिस कॉज। पक्षकारों या उसके वकीलों पर या उनमें से किसी पर उस दिन स्थान की सूचना करने का कोई लोप यानी ओमिशन या डिफेक्ट रह गया है, इस आधार के ऊपर कोई बात इनवैलिड नहीं होगी। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के नियमों के विस्तार को किसी भी सूरत में परिसीमित नहीं करती। अब इसके ऊपर एक केस ला मैं आपको बताना चाहूँगा। 2005 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 888 पंजाब एंड हरियाणा का फैसला है
SM लांबा वर्सेस सुरेश कुमार का। उसके अंदर क्या कहा कि यदि कोई जज एडवर्स रिमार्क्स दे देता है और विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे देता है, तो क्या कहता है, रिमार्क्स एक्सपंस्ड बीइंग इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस दूसरा एक जजमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, 1986 क्रिमिनल लॉ जनरल 1966, ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। जजमेंट पास्ड बाय वन जज could be pronounced by another judge, though there is no specific provision stipulating it। एक जज ने जजमेंट लिख दिया, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए, वो मर गया या मतलब ट्रांसफ़र हो गया, तो द अदर जज जो उसकी जगह आया वो उसको सुना सकता है। हाँ, यदि वो जज जजमेंट तो लिख दिया, दस्तखत नहीं हुए, तो वो जजमेंट जो है जजमेंट नहीं होगा, केवल वो जो है उसकी इंटेंशन मानी जाएगी कि ये जज का ऐसा व्यू है, मतलब बट दैट विल नॉट बी टेकन एज जजमेंट। कई जज महीनों ऑर्डर या जजमेंट को नहीं सुनाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए वेरी टाइमली जजमेंट रिगार्डिंग द अनडिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ सम जज डिलीवरिंग जजमेंट्स आफ्टर सेवरल months since completion of hearing. That court has correctly perceived it to be a violation of the speedy trial enshrined in Article 21 of the Constitution। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है 2001-7 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 318, और कोर्ट हैज़ गिवन सर्टेन गाइडलाइंस to be followed by courts in India till Parliament make measures to deal with the problem of delayed delivery of judgment। इस जजमेंट के अंदर जो 2001-7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 318 मैंने बताया अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, इसके अंदर पार्लियामेंट को भी रिक्वेस्ट की गई है और डायरेक्शन दी गई है कि इसके ऊपर जो डिले हो रही है केसेस की, उसके ऊपर विचार किया जाए और कोई दूसरा कानून बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी मतलब पार्लियामेंट विचार करेगी, सरकार विचार करेगी। सरकार को जो है ये मैसेज दिया गया है। अब 353(6) जो है इसके ऊपर एक अथॉरिटी है प्रेमलता वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़ की। इसके अंदर क्या था कि एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस ग्रांट की गई थी और जजमेंट ऑफ एक्विटल कैन बी प्रोनाउंस्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड। यानी जब डिस्पेंस विद कर रखी हो और एक्विटल करना हो तो कोई ज़रूर नहीं कि वो हाजिर हो, इसलिए ये 353(6) के ऊपर ये एक अथॉरिटी मैंने आपको अपने हाई कोर्ट की बताई। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट क्या होगी। 354 सेक्शन क्या कहता है कि इस संहिता के अनुरूप अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 353 का निर्णय क्या होगा। उसमें क्या दिया जाएगा कि कोर्ट की भाषा में होगा। पहली बात तो ये कि इट विल बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन उसमें ज़रूर दिया जाएगा कि किस पॉइंट के ऊपर ये बात डिटरमाइन की गई है, और निर्णय के कारण भी उसमें दिए जाएंगे। सी क्या है कि वो अपराध जो आईपीसी का किसी अन्य विधि की धारा जिसके तहत दोषी को कन्विक्ट किया गया है या सेंटेंस दी गई है, वो कारण भी दिया जाएगा। वो सारी बात उसमें लिखी जाएगी कि किस सेक्शन के तहत कैसे जो है इसकी सज़ा की गई है। यदि निर्णय एक्विटल का है तो भी उस ऑफेंस का कथन होगा जिसमें बरी किया गया, और ये निर्देश देगा कि उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ही बी सेट एट लिबर्टी। अब 354(2) क्या कहता है कि जब कन्विक्शन आईपीसी की धाराओं के तहत है और ये शक है कि अपराध उन दो धाराओं में से या एक ही धारा के दो भागों में से किस ऑफेंस में फॉल करती है, तो कोर्ट इसे डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस करेगा और अपना अल्टरनेट जजमेंट देगा। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, कन्विक्शन उस जुर्म के लिए है जिसमें डेथ पेनल्टी है या अल्टरनेट लाइफ इम्प्रिजनमेंट
या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, तब सेंटेंस जो दी गई है उसके कारण कोर्ट बताएगी, और मृत्युदंड दिया है तो उसके लिए विशेष कारण बताएगी। और इसके ऊपर एम्ब्रम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1976 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 610 पेज और 2015 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस 632 सबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस की अथॉरिटी जो है बिफिटिंग अथॉरिटी है। तो सेंटेंस बाय ट्रायल कोर्ट नॉट फाइनल, जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने दी वो फाइनल नहीं होती। कब तक फाइनल नहीं होती? अनलेस इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। क्योंकि अगर डेथ सेंटेंस दे दी तो उसका हाई कोर्ट के अंदर जो है कन्फर्मेशन के लिए केस जाता है 366 के अंदर। तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को रेफरेंस भेजेगी कन्फर्मेशन के लिए ही, और उस जजमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब तक कन्फर्म ना हो जाए। सेक्शन 366 एक जो है सीआरपीसी इसके लिए रेलेवेंट सेक्शन है। यदि उच्च न्यायालय चाहे तो 367 एक के अनुसार अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है, और जो रेफरेंस और कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस होनी है 2 और मोर जजेस का बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट होगा, और उसके द्वारा ही ये किया जाएगा, कन्फर्मेशन या रेफरेंस की सुनवाई की जाएगी। और सेक्शन 369 और 370 रेड विद सेक्शन 392 इन तीनों सेक्शनों को भी इसके साथ पढ़ा जाना जरूरी है। 369 क्या कहता है, 370 क्या कहता है, आप देखेंगे कि इसी उसमें 369 के बारे में एक बार थोड़ी सी नज़र मारेंगे कि 369 क्या कहता है। 369 कहता है कन्फर्मेशन और न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। जैसा कि मैंने बताया कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा 2 या 2 से अधिक जजों का, तो इन एवरी केस सो सबमिटेड द कन्फर्मेशन ऑफ द सेंटेंस और एनी न्यू सेंटेंस और ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट शैल व्हेन सच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर जजेस बी मेड पास्ड एंड साइंड बाय एट लीस्ट 2 ऑफ देम। अगर 3 से ज़्यादा का बेंच है तो 2 के दस्तखत उस पर होने अनिवार्य हैं। और 370 क्या कहता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यदि ओपिनियन में डिफरेंस हो जाए तो फिर क्या होगा, वेर एनी सच केस इज हार्ड बिफोर ए बेंच ऑफ जजेज एंड सच जजेज आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन द केस शैल बी डिसाइडेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 392। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इस सारे को पढ़ने के लिए साथ में ये दोनों सेक्शन और सेक्शन 392 को पढ़ना भी जरूरी है। और 392 के ऊपर एक नज़र मारेंगे, सेक्शन 392 क्या कहता है। काइंडली हैव ए लुक अपॉन सेक्शन 392। 392 कहता है कि प्रोसीजर व्हेन जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। जब जजेस जो है आपस में बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, व्हेन एन अपील अंडर दिस चैप्टर इज हर्ड बाय द हाई कोर्ट before a bench of judges and they are divided in opinion, the appeal with their opinion shall be laid before the another judge of that court, and that judge after such hearing as he thinks fit shall deliver his opinion, and the judgment or the order shall follow that opinion। अब इसलिए 392 को साथ पढ़ना जरूरी था। अब 392 के अंदर एक प्रोवाइडेड भी दिया है। प्रोवाइडेड क्या कहता है, provided that if one of the judges constituting the bench or where the appeal is laid before another judge under this section, that judge so requires, the appeal shall be reheard and decided by the larger bench of the judges। तो इसलिए इस सेक्शन के तहत जो मैंने बताया कि सेक्शन 369, 370 और 392 को साथ में पढ़ना है। अब अगला जो है सब सेक्शन 4 क्या कहता है, जब कन्विक्शन किसी ऐसे जुर्म के लिए है जिसकी सज़ा 1 साल या उससे अधिक के लिए है और कोर्ट 3 माह से कम की सज़ा करती है, सज़ा तो 1 साल या 1 साल से अधिक के लिए है और कोर्ट करती है 3 माह से कम, तब इसके लिए कारण लिखे जाएंगे कि क्यों 3 महीने की या 3 महीने से कम की सज़ा दी जा रही है। जब तक सेंटेंस न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है, यानी कई बार टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट की भी सज़ा सुनाई जा सकती है, या मामला इस संहिता के नियमों के तहत विचारित नहीं किया गया है। तो फिर क्या है
कि जब सज़ा सुनाई जाती है तो एक नहीं अनेकों चीज़ों का कोर्ट ध्यान रखती है। और क्या ध्यान रखती है कि सज़ा के वक़्त, मुकदमे की सुनवाई के वक़्त, फैसला सुनाते वक़्त कोर्ट एज का भी ख्याल रखती है। कोर्ट जो है कैरेक्टर का भी ख्याल रखती है, एंटीसीडेंट्स ऑफ द ऑफेंडर आदि आदि, ये सारी बातें देखी जाती हैं कि उसका पहले का चरित्र क्या है, पहले की स्थिति क्या है। कई बार प्रीवियस कन्विक्ट है तो स्थिति दूसरी हो जाती है। तो AIR 1960 पंजाब 482 एक्ट पेज 483 और 484 जो है, इसके लिए बेफिटिंग अथॉरिटी है। काइंडली हैव ए लुक अपॉन दैट। इसलिए शॉर्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट को डिस्करेज करने के लिए 354 है। अब जो है, जब एक दोषी को एक ट्रायल में कई ऑफेंसेज में कन्विक्ट किया जाता है तो सभी ऑफेंसेज के लिए सज़ा सेक्शन 31 के अनुसार डिटरमाइन की जाएगी। इसलिए इस धारा को पढ़ने के लिए साथ में सेक्शन 31 को भी पढ़ें। और कोर्ट को पूरा अधिकार है कि सज़ा दो तरह की होती है। एक तो कौन सी, कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी, या दूसरी कौन सी, कंकरेंटली चलेगी। कॉन्सिक्यूटिवली क्या होती है और कंकरेंटली क्या होती है? कंकरेंटली तो वो है कि जो लगातार साथ साथ चले, और कॉन्सिक्यूटिवली क्या है कि एक के बाद दूसरी चले। तो 2016 8 सुप्रीम कोर्ट केसेस 313 और 2015 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 501, इसके ऊपर बेफिटिंग अथॉरिटी हैं, उन अथॉरिटीज़ को पढ़ें। जब सज़ा कॉन्सिक्यूटिवली चलेगी तो इट कैन नॉट एक्सीड 14 ईयर्स इन एग्रीगेट, एंड कोर्ट ऑफ जज मैजिस्ट्रेट और जज को जो सज़ा का अख्तियार है वह सेक्शन 28 और 29 के अनुसार है। तो इसलिए इस सेक्शन के साथ सेक्शन 28, 29 और 31 तीनों को पढ़ें। जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसमें यह लिखा जाएगा कि उसे फांसी लगाकर जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। धारा 117 के अधीन या 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में, और धारा 125, 145, 147 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या थे उसका कारण दिया जाएगा। इस सेक्शन के साथ हमने IPC के 2 सेक्शन 55, 55A और 57 IPC को भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सज़ा को कम ज़्यादा कर सकती है। और मतलब 57 के अंदर ये बताया गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है मोटे तौर पर 20 साल की मानी जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि यदि जज ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिख दिया है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम ज़्यादा कर सकती है। लेकिन मान लिया कि कोर्ट ने 23 साल की सज़ा लिख दी तो उसके अंदर कमी पेशी नहीं की जा सकती। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब जो है हम पढ़ेंगे सेक्शन 355 को। 355 सेक्शन क्या कहता है? 355 सेक्शन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के जजमेंट के बारे में है। और मेट्रोपॉलिटन जजमेंट जो है जब अपना निर्णय देगा तो उसने ये बातें जो है अपने जजमेंट में ज़रूर लिखनी पड़ेंगी कि मुकदमे का सीरियल नंबर क्या है, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जुर्म किस तारीख का है, परिवादी कौन है उसका नाम, अभियुक्त कौन है उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसका निवास स्थान, अपराध जिसका परिवाद किया गया या जो साबित हुआ है, यानी द प्ली ऑफ एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, अभियुक्त का बयान और उसकी परीक्षा यदि कोई है, यानी उन सब की डिटेल्स जो है, और अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर और डेट ऑफ सच ऑर्डर, ये सारी बातें। और आखिरी है इन ऑल केसेस इन विच एन अपील लाइज फ्रॉम फाइनल ऑर्डर आइदर अंडर सेक्शन 373 और सब सेक्शन 3 और सेक्शन 374, ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन्स फॉर द डिसीजन it will be given by the metropolitan magistrate. It has been stated in this section. अब 356 सेक्शन के बारे में हम देखेंगे। 356 सेक्शन क्या कहता है कि नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। जब किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी न्यायालय ने IPC की धारा 215, 489A, 489B, 489C, 489D या 506 so far as it relates to a criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both of IPC or of any offence punishable
अंडर चैप्टर 12 है 259 से 263 ए, और चैप्टर 16 जिसमें सेक्शन 299 से 377 है, और चैप्टर 17 378 से 462 है के अधीन 3 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए दंडनीय है, या उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 साल या उससे अधिक का अवधि का लिए दंडनीय है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न यानी उसको छोड़कर किसी न्यायालय से दोषित किया जाता है तो न्यायालय कारावास की सज़ा सुनाते हुए ये आदेश भी दे सकता है कि छोड़े जाने के बाद वो रेजिडेंस या उसकी तब्दीली या अनुपस्थिति जो भी 5 साल तक नोटिफाई करवाएगा। जहाँ भी वो रहता है वो पता लिखाएगा, उसको तब्दील करता है तो नोटिफाई करेगा, एब्सेंस होता है वहाँ से तो वो भी कोर्ट को नोटिफाई कराएगा, और 5 साल तक वो सारा का सारा इसकी अनुपालना करेगा। दिस ऑर्डर कैन आल्सो बी गिवन अंडर सेक्शन 356। अब 356(2) क्या कहता है कि ये प्रोविज़न उन अपराधों के बारे में और उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उसके अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट देम पर भी लागू होंगे। अब 356(3) क्या कहता है, यदि ये कन्विक्शन अपील में अपास कर दी जाती है तो वो ऑर्डर शून्य हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। 356(4) क्या कहता है कि ऐसा आदेश अपील वाली कोर्ट यानी एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जब रिवीजन सुन रहा हो अर्थात रिवीजन में भी पास कर सकता है। अब 356(5) क्या कहता है, 356(5) में कहा है कि राज्य सरकार छोड़े गए उन कन्विक्ट के लिए निवास स्थान, उसकी तब्दीली और अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित कानून बना सकता है। 356(6) क्या कहता है कि ऐसे नियमों के भंग किए जाने के लिए दंड के उपबंध कर सकते हैं। जिस आदमी पर ऐसे नियम के भंग होने का आरोप है उसका केस उस जिले के सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही ट्राई हो सकता है जिसमें उसका अंतिम निवास स्थान सूचित किया गया है। अब 357 सेक्शन को हम देखेंगे कि 357 क्या कहता है। 357 में कई भाग दिए गए हैं लेकिन हम 357 के बारे में चर्चा करेंगे। 357 कहता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। जब कोई कोर्ट सेंटेंस इम्पोज करती है या जुर्माना लगाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तो निर्णय देते समय वो न्यायालय ये आदेश भी दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन अभियोजन में उचित रूप से खर्च हुए खर्चे को चुकाने के लिए भी किया जाए, यानी डिफरे द एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन प्रोसिक्यूशन, उसको देने का ऑर्डर कर सकता है। अब आगे क्या है, किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का डैमेज देने में किया जा सकता है, कंपनसेशन देने में किया जा सकता है, प्रतिकर के माने कंपनसेशन देने में किया जा सकता है। यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा कंपनसेशन सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है, या उस दिशा में जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के या ऐसे अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण अबेटमेंट करने के लिए दोषित किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है, तो उन व्यक्तियों को जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडादिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम फैटल एक्सीडेंट एक्ट जो है 1855 का, उसके तहत लेने के हकदार हैं, तो उसको भी कंपनसेशन दिया जा सकता है, दिया जाए। अब इससे अगला क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके तहत चोरी, आपराधिक दुरुपयोग यानी डिसऑनेस्टली जो है किसी चीज़ का वो करना, व्हेन एनी पर्सन इज convicted of an offense which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating, or having
honestly received or retained or having voluntarily assessed in disposing of or stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same, if such property is restored to the possession of the person entitled to। यानी जो चोरी का माल था, जिस आदमी ने खरीदा था या जिस आदमी ने मिस एप्रोप्रिएशन किया था, और वो जो है सारी चीज़ के लिए जब यदि वो संपत्ति रेस्टोर की जाती है तो जो बोनाफाइड परचेजर था, उस बोनाफाइड परचेजर का क्या किया जा सकता है, ऐसी संपत्ति के हकदार व्यक्ति को कब्जे में लौटा दिए जाने की दशा में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में दिया जा सकता है, यानी उसको कंपनसेशन दिया जा सकता है। इफ द फाइन इज इम्पोज्ड इन केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, यदि जुर्माना किसी ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलीय है, तो ऐसा कोई संदाय यानी ऐसी सच पेमेंट अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले, यानी अपील की म्याद के बीत जाने से पहले, या अपील उपस्थित की जाती है तो उसके डिस्पोजल से पहले वो अदा नहीं किया जाएगा, इसका अर्थ ये है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है, जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय निर्णय पास करते वक्त अभियुक्त व्यक्ति को यह हुक्म दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति की कोई हानि या अक्षति उठानी पड़ी है, उसे वह जुर्माने के कंपनसेशन के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में कही गई है। अब 4 क्या कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जब वह अपनी पुनर्निरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। 5वीं बात इसमें यह कही गई है कि उसी मामले में संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर यानी कंपनसेशन अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है अकाउंट में लेगा। इसको अंग्रेजी में देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ अवार्डिंग कंपनसेशन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट, मान लिया कि सिविल सूट के तहत कोई कंपनसेशन वसूल किया जा सकता है, तो कहता है कि जब सिविल सूट के तहत कोई कंपनसेशन वसूल किया जा सकता है तो वाइल अवार्डिंग दैट टू द सेम मैटर द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी सम पेड आर रिक्वायर्ड एज कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन। तो जो इस सेक्शन के तहत कंपनसेशन लिया गया है वो अकाउंट में लिया जाएगा। अब 357A, 357B, 357C 3 इसके और भाग हैं। 357A क्या कहता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, every state government in coordination with the central government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury in a result of the crime and who require rehabilitation। अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल करते हुए, कोऑर्डिनेशन करते हुए विद द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में तालमेल करते हुए क्या करेंगे, जिस आदमी को चोट लगी है, जो आदमी आहत हुआ है और अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या उपैती जिसने सही है, उसे पुनर्वास की आवश्यकता है, यानी उसको पुनः रिहेबिलिटेशन करवाना है, उसको स्थापित करना है। तो उसके लिए मुआवजे के प्रयोजन के लिए निधि प्रदान करने की, रुपया प्रदान करने की योजना तैयार करेगी। जब कभी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए अनुशंसा की जाती है, यानी जब रिकमेंडेशन की जाती है न्यायालय के द्वारा, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसा भी केस हो, वो इस बात का क्वांटम ऑफ कंपनसेशन को डिसाइड करेंगी टू बी अवार्डेड अंडर द स्कीम रेफर टू इन सबसेक्शन 1। जब जो सबसेक्शन 1 में जो मुआवजा देने की बात कही है, तो ये जो है अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी। अब 3 के अंदर क्या कहा है
if the trial court at the conclusion of the trial is satisfied that the compensation awarded under section 357 is not adequate, यदि ट्रायल कोर्ट इस बात से के इस निर्णय पर आती है कि कंपनसेशन जो 357 सेक्शन के तहत दिया जा सकता है वो पर्याप्त नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए, तो वेयर द केसेस एंड इन एक्विटल और डिस्चार्ज एंड विक्टिम हैज टू बी रिहेबिलिटेटेड, इट में मेक रिकमेंडेशन फॉर कंपनसेशन। तो फिर कंपनसेशन के लिए अनुशंसा की जा सकती है, रिकमेंडेशन दी जा सकती है। और सब सेक्शन 4 क्या कहता है, वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड, जुर्म करता नहीं मिला, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, लेकिन जिसको चोट लगी वो आइडेंटिफाइड है। वेयर नो ट्रायल टेक्स प्लेस, जहाँ पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि दोषी का ही नहीं पता किस पर चले, द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स may make an application to the state or the district legal services authority for award of compensation। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कंपनसेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब 5 क्या कहता है, ऑन रिसीट ऑफ सच रिकमेंडेशन ऑन द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4 द स्टेट और द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवार्ड एडिक्वेट कंपनसेशन बाई कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 months। 2 माह के अंदर अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और द स्टेट एडिक्वेट कंपनसेशन जो है देगी और 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करेगी। अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है, द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एज द केस में भी टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम, यानी आहत के दुख को कम करने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, ऐसा पुलिस अधिकारी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की श्रेणी से कम का ना हो, या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के आवेदन पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाने वाली तुरंत प्राथमिक सुविधा और चिकित्सीय लाभ के लिए या कोई अन्य अंतरिम राहत के लिए आवेदन कर सकता है, जिन्हें उपयुक्त प्रभारी प्राधिकारी उचित समझे। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि उसको मेडिकल बेनिफिट दिलाने के लिए जो भी अवेलेबल है, तो पुलिस अधिकारी जो एसएचओ के रैंक से कम का ना हो, वो जो है या मजिस्ट्रेट कंसर्न और इंटरिम रिलीफ एज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डीम्स फिट दे सकता है। इसको फिर पढ़ेंगे, द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एज द केस में बी टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ द विक्टिम मे ऑर्डर फॉर इमीडिएट फर्स्ट एड फैसिलिटी और मेडिकल बेनिफिट्स टू बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की सिफारिश पर या मजिस्ट्रेट के कहने पर जो कंसर्न एरिया का है मुफ्त में चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी। अब 357B क्या कहता है, कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन। कंपनसेशन जो है ना वो जुर्माने के इन एडिशन होगा, जुर्माने में ऐड नहीं होगा। क्या कहता है, अंडर सेक्शन 326A, 376AB, 376D, 376DA एंड सेक्शन 376DB ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है, द कंपनसेशन पेएबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 357A, यानी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाने वाला कंपनसेशन shall be in addition to the payment of the fine to the victim under section 326A, section 376AB, section 376D और section 376DA and section 376DB of the Indian Penal Code। अब 357C जो है वो क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूज्ड विक्टिम। विक्टिम का ट्रीटमेंट जो है उसके लिए क्या होगा कि सारे हॉस्पिटल पब्लिक और प्राइवेट वेदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
shall immediately provide the first aid and medical treatment। सारे हॉस्पिटल, निजी या सार्वजनिक, सभी अस्पताल, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं, चाहे स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चला जा रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के, 376 के, 376 के ख और 376 ख और 376 ग और 376 घ और 376 घ के और 376 घ ख और 376 अड़ के अधीन आच्छादित किसी भी अपराध के पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे तथा ऐसी घटना के बारे में पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। अब ये था 376 सी। अब हम हाँ जी 357 सी, सॉरी 357 सी तक हमने पढ़ा। अब शेष जो है हम कल करेंगे। आगे का 358 से लेकर के 369 होना चाहिए मेरा ख्याल, 358 से लेकर 365, 358 से 365 तक के सेक्शन जो है कल करेंगे। धन्यवाद। आपने जिनने भी लेक्चर को सुना उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर अगला लेक्चर मिल सके। लाइक करें। धन्यवाद।